भाजपा मंडल लालबरा के तत्वाधान में 23 जनवरी को शाम 6 बजे स्थानीय विश्राम गृह में संविधान गौरव अभियान अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम भाजपा जिला महामंत्री श्रीमती मौसम हरिनखेड़े के मुख्य आतिथ्य एवं जनपद अध्यक्ष श्रीमती देवी लता ग्वालवंशी, जनपद उपाध्यक्ष किशोर पालीवाल सहित समस्त भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में संपन्न हुआ, जिसमें सर्वप्रथम उपस्थित जनों के द्वारा भारत माता, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर व भाजपा के पितृपुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात लालबरा मंडल अध्यक्ष प्रसन्न नवदिया के द्वारा बताया गया कि संविधान की 75वीं गौरवशाली यात्रा के अवसर पर भाजपा के द्वारा संविधान गौरव अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर देश के संविधान व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के योगदान पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई, जिसमें कांग्रेस सरकारों के द्वारा बाबा साहब को सम्मान से वंचित करने व संविधान को बार बार अपने लाभ के लिए संशोधित कर संविधान की मूल प्रस्तावना को बदलने की सभी वक्ताओं ने आलोचना की। इस अवसर पर पूर्व मंडल अध्यक्ष योगेश लीलहारे का शाल श्रीफल से सम्मान किया गया। संबोधन में श्रीमती मौसम हरिनखेड़े ने बताया कि भाजपा ने संविधान के महत्व एवं संविधान तथा लोकतंत्र को कमजोर करने की कांग्रेस की साजिशों से जनता को अवगत कराने के लिए संविधान गौरव अभियान शुरू किया है। श्रीमती हरिनखेड़े ने संविधान की मूल भावना पर प्रकाश डालने के उपरांत संगठनात्मक गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बात से कोई भी निराश न हो कि बालाघाट विधानसभा में हमारा विधायक नहीं है। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर उनसे सीधे मोबाइल पर संपर्क करें ताकि समस्याओं का निराकरण किया जा सके। कार्यक्रम के अंत में आभार प्रदर्शन वन समिति सभापति जनपद सदस्य धनेन्द्र भलावी के द्वारा किया गया। और बाबा साहब के श्री चरणों में तिलक बंधन कर पुष्प अर्पित करें। दीदी आप दीदी खड़ी है, सारे हमारे वरिष्ठ नेता जो सभी हैं, सारे लोग आपके हर सुख दुख में खड़े हैं। बस आपको याद करने की आवश्यकता है। जब आप याद करेंगे तो हमारे सारे लोग एक जगह पर आपके बीच में उपस्थित रहेंगे। मैं आज इस प्रस्तावना भाषण के रूप में हमारे प्रभारी आयुब भारती जी से निवेदन करता हूं कि वे आएँ और हम सबको आज संबोधित करें। आज जीते मरते हैं उस संविधान के रूप में आज यहाँ पर उन्होंने सबको एकत्रित किया, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही योगेश लीलहारे जी को उन्होंने अपने पूर्व कार्यकाल में भी इसी तरह नौजवानों को, बुजुर्गों को, मातृशक्तियों को जोड़ने का प्रयास किया, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आज हमारे सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती है, उस पर मैं नतमस्तक होकर उनको नमन करता हूँ। और बाबा साहब के संविधान के बारे में कुछ लोग जानना चाहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान क्या है। सबसे पहली बात यह है कि संविधान भारत का एक सर्वोच्च कानून है। संविधान भारत का एक सर्वोच्च कानून है, एक लिखित दस्तावेज है जो सरकार को उसके संगठनों के मौलिक बुनियादी संहिता, संरचना, प्रतिक्रियाओं, शक्तियों और कर्तव्यों को और नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले ढांचे को निर्धारित करता है। अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को इस देश में लागू किया गया। 2 माह इसलिए समय लगा क्योंकि आप सबको पता है कि जब संविधान अंगीकृत किया गया, उसको जब लागू करने के लिए जब प्रोसेस पूरी तैयार हो गया, तो 2 माह इस जनता को बताने के लिए कि भारतीय संविधान कैसा है, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए, सारी जनता को बताने के लिए 2 माह का समय लगा। और 26 जनवरी 1950 में इस देश में भारतीय संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान में जो हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे और उनकी जो टोली थी, उन्होंने बहुत चिंतन मनन करके हम सबको ज्ञात है कि 2 साल 11 महीने 18 दिन में यह संविधान का निर्माण हुआ और 26 जनवरी 1950 में वह लागू किया गया। और निश्चित रूप से वो संविधान जो जनता के द्वारा जनता के लिए बनाया गया है, मैं कह सकता हूं कि आज भले ही आज़ादी के 60 साल हो गए, परंतु कहीं ना कहीं वही संविधान आज हमको एक सूत्र में बांधने का प्रयास कर रहा है। ये हमारे हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि जिन्होंने हमको जीना सिखाया
हमको व्यवस्थाएं दी, हमको नियम में बांधा। जब उनके स्वयं के चुनाव की बात आई तो आदरणीय स्वर्गीय भीमराव अंबेडकर जी जब चुनाव उन्होंने लड़ा तो पहला चुनाव वो दक्षिण मुंबई से लगभग 10,000 वोटों से हारे, और दूसरी बार जब वो चुनाव में खड़े हुए हमारे पड़ोस की जो लोकसभा सीट है भंडारा, तो वहां से भी काफी बड़े अंतर से उनको हार का सामना करना पड़ा। आज हम चर्चा करते हैं कांग्रेस की, तो आजादी के बाद में अगर देखा जाए तो जो 15-20 सालों का जो एक समय रहा है वो कांग्रेस का बड़ा मजबूत समय रहा था। और ऐसी परिस्थिति में जब जिस नेता ने हमको संविधान के रूप में जीना सिखाया, और ऐसी परिस्थिति में वह व्यक्ति जो सच में अपने आप में एक व्यक्ति तो था, तो चुनाव हारना मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज हमारा वो शोषित पीड़ित वर्ग जो गांव के अंदर, परिवार के अंदर, समाज के अंदर रहता है, उस पीड़ित वर्ग के लिए सबसे बड़ा वज्रपात अगर कोई था तो आदरणीय अंबेडकर जी का 2 चुनाव हारना सबसे बड़ा कारण रहा है। और मैं कह सकता हूँ चाहे जितनी व्यवस्थाएं हम सबको मिल रही है, आज जब हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष आदरणीय श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के एकात्म मानववाद के दर्शन में निश्चित रूप से समाज का हमारा वो वर्ग जिसके सुधार के लिए, जिसके विकास के लिए अंबेडकर जी ने काम किया, मैं कह सकता हूं उस काम को अगर किसी ने आगे बढ़ाया तो भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाई। और वो तब जब प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से अटल जी ने हमारे गांव के टोले कस्बों को जोड़ने का प्रयास किया, आदरणीय मोदी जी ने हमारे गांव के, समाज के अंतिम छोर का हमारा व्यक्ति जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित रहा है, उन परिवार को शासन की योजनाओं के माध्यम से लाभ दिलाने का काम अगर किसी ने किया तो आदरणीय मोदी जी ने इस काम को बड़ी मजबूत रूप से उन्होंने किया है। सबके कार्यों का विभाजन, प्रत्येक व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकार, किसी जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर भेद नहीं, जो प्रियम्बल जिसे कहते हैं प्रस्तावना, भारत के संविधान की प्रस्तावना ही इस बात से शुरू होती है कि हम भारत के लोग, और इसलिए इस भारत में रहने वाला प्रत्येक भारतवासी, चाहे वो जिस भी जाति, धर्म, संप्रदाय का है, वो भारत के संविधान के अनुसार अपने अपने आराध्य, अपनी आध्यात्मिकता के आधार पर अपने नैतिक मूल्यों के विकास को, उसको अंगीकार करने के लिए स्वतंत्र है। हम गीता, कुरान, बाइबिल इसकी बात करते हैं। अगर गीता, कुरान, बाइबिल भी भारत की इस भूमि पर लोग स्वतंत्र रूप से उसका अनुसरण कर पा रहे हैं तो उसके पीछे कारण भारत का संविधान है जो सबको समानता का अधिकार देता है। और इसलिए जब बात इस बात पर आती है कि लोग कहते हैं कि संविधान के साथ छेड़छाड़, ऐसा खाका, ऐसा निष्पक्ष खाका डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी और उनकी टीम ने किया कि कोई ताकत भारत के संविधान को बदल नहीं सकती है। सतत गतिशील हमारा संविधान है और इस संविधान में समय के साथ साथ आवश्यकताओं के अनुरूप अनेक परिवर्तन हुए। लगभग 100 से अधिक संशोधन भारत के संविधान में हुए। जब जहां जैसी जरूरत पड़ी, हम जीएसटी के बारे में पहले नहीं जानते, जीएसटी का बदलाव संविधान संशोधन से हुआ। अनेक संशोधन के साथ अभी वर्तमान में जो सबसे बड़ा संशोधन, क्योंकि महिला होने के नाते इस बात को गर्व और अभिमान के साथ कह सकते हैं कि संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो आरक्षण रखा, सालों बाद उनको मतदान करने का अधिकार मिला। लेकिन भारत में जब संविधान सभा का गठन हुआ, 389 लोगों के साथ 15 महिलाएं भी थी जो संविधान के गठन में अपनी जिम्मेदार भूमिका निभा रही थी। ये हमारा भारत। और इसलिए आज जब पिछले साल सितंबर 2023 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक और ऐतिहासिक पहल करते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के उस सपने को भी साकार किया, संविधान में संशोधन लाकर
नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर ये तय कर दिया कि विधानसभा और लोकसभा में अब 33% आरक्षण के साथ आने वाले समय में हमारी महिला बहनें भी प्रतिनिधित्व करेगी। और इसलिए कुछ लोग अपनी स्वयं के हित के लिए वो इस बात को समझ ही नहीं रहे कि विदेश की अनेक ताकतें भारत को कमजोर करने का प्रयास कर रही है, जाति धर्म के आधार पर बांटने का काम कर रही है और इस आधार पर वो दुष्प्रचार करते हैं। एक दुष्प्रचार हम सब भी जानते हैं, हालांकि हमारे क्षेत्र में नहीं चला, लेकिन हमारे पड़ोस के भंडारा गोंदिया जिले में चल गया कि अगर मोदी जी 400 के पार के साथ आ जाएंगे तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। मैं आपको फिर कहती हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी और उनकी टीम ने इतनी सजगता और इतनी निर्भीकता और इतनी पवित्रता के साथ इस पवित्र ग्रंथ का निर्माण किया है कि भारत में कोई ताकत न तो थी, न है और न भविष्य में होगी जो भारत के संविधान। चूंकि समय के साथ साथ अनेक परिवर्तन आए हैं, लेकिन अगर अभी भी हमारी नजरों में ऐसा कोई व्यक्ति रहता है जो अपने आप को पीछे महसूस करे या किसी से शोषित हो, तो हमें भी सजगता के साथ वहां पर आगे आने की जरूरत है। हमारी सरकारें काम कर रही है। आप भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार को पूरे गर्व के साथ कह सकते हो कि अगर प्रधानमंत्री आवास का घर मिलता है तो हर जाति वर्ग को मिलता है, अगर किसी को आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलता है तो हर जाति वर्ग का मिलता है। हमें हर व्यक्ति को, अंतिम छोर के व्यक्ति को विकास करना, हर व्यक्ति को समानता का अधिकार देना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अंगीकार करना, जो संविधान में मानवीय मूल्य है उसके आधार पर जो ताकत भारत के व्यक्तियों को दी जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भी जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारे लिए सिर्फ नारा नहीं, हमारे लिए एक मंत्र है जो हम सब जिस मंत्र के साथ चलते हैं। जितना आप लोग ऐसा चाहते हैं कि मैं सतत सक्रियता के साथ रहूं, मैं किशोर भैया के आदेश को पूरा मानती हूं कि मैं जितना ज्यादा हो सके आप लोगों के बीच आते रहूंगी। हम ताकत में कहीं कम नहीं है, ठीक है। विधायक निधि हो या सांसद निधि के रूप में मैं आपको किसी प्रकार का कोई कमिटमेंट नहीं कर सकती, लेकिन एक निधि की बात छोड़ दें। लेकिन आपके जो भी व्यक्तिगत काम है, आपके जो भी संगठनात्मक काम है, आपकी जो भी प्रशासनिक काम है, आप सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के पास मेरा नंबर होगा, अगर नहीं है तो नोट कर लीजिए, 9753736332। आपको किसी की ऐसा नहीं है कि भाई आप योगेश भैया कोई बोलोगे या फलाने प्रसन्न भैया कोई बोलोगे या राजेश भैया, प्रशांत भैया, मैं सत्येंद्र चाचा बोलेंगे, सरिता दीदी, तो ही नहीं। आप सीधे भी मुझे बताइए। हम सब एक परिवार का हिस्सा थे, क्योंकि हम लोग उस लोग में से नहीं है कि सिर्फ पद आएगा तो ही आएंगे या नहीं आएगा नहीं तो नहीं रहेंगे। हम तो पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। आपको किसी प्रकार का संकोच और झिझक करने की जरूरत नहीं है। और फिर कहती हूँ, कोई चाहे थाने की बात हो, चाहे तहसील की बात हो, चाहे एसडीएम संबंधी बात हो, चाहे अस्पताल, यही तो 3-4 क्षेत्र हैं जहाँ की जरूरतें रहती है। आप बेझिझक बताइए, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे और कहीं भी हमको इस बात से मन छोटा करने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास विधायक नहीं है तो हम कमजोर हो गए। एक पद जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, पद तो आते जाते रहते हैं। और आप सब बालाघाट लालबर्रा के लोग, सारे कार्यकर्ता जिम्मेदार है, वरिष्ठ है। ऐसी कई चुनौतियों को आप सबने पार किया है और इसलिए हम सब मिलकर अच्छा करेंगे। चूंकि जो कमियां रह गई, आज से हम उसके लिए थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे, तो मुझे लगता है आने वाले समय में शायद चुनौतियों का सामना करने में हमको दिक्कत नहीं जाएगी।